ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केवीपीवाई का जो सेकंड पेपर है जिसे एसएक्स कहा जाता है। माई सेल्फ पवन विजय, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, क्या दिया हुआ है। जैसा कि आपने सवाल नहीं पढ़ा है तो एक बार स्क्रीन पहुँच कर सवाल को जरूर पढ़ लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सवाल को जैसा कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बेसिकली क्या मेजर करना है। एक रूम है जिसका जो डायमेंशन है 9.5 मीटर, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 9.5 मीटर किसी स्पेसिफिक डिफाइन की हुई है कि उसकी लेंथ जो है 9.5 मीटर है, वो आपको मेज़र करनी है। और मेज़र करने के लिए 3 स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से उसको मेज़र करते हैं। मतलब पहला जो स्टूडेंट है वो 25 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टाइप यूज़ कर रहा है, जिसका लीस्ट काउंट आपको कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा स्टूडेंट जो यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है मीटर स्केल, है ना, और उसका लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। और सी जो स्टूडेंट है जिसका नाम सी है वो फुट स्केल यूज़ कर रहा है, उसका लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.05 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि द लोवेस्ट रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में रिलेटिव एरर के बारे में कमेंट करना है, और रिलेटिव एरर भी कौन सी वाली, लोएस्ट रिलेटिव एरर। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, रिलेटिव एरर के बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स हम सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटिव एरर। तो अगर आपको ध्यान हो तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रिलेटिव एरर, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट अपॉन, बेसिकली जो हम मेजर कर रहे हैं, कौन सी मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव एरर। अब कोई भी चीज़ रिलेटिव डिफाइन की जाती है, दैट मीन्स किसी के रिलेटिवली डिफाइन की जाती है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा रिलेटिव एरर का वो होगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट अपॉन साइज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो साइज ऑफ मेजरमेंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब लोवेस्ट एरर की तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। अब एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट जो होगा वो यहाँ पर अगर अपन समझने की कोशिश करें तो जो भी स्टूडेंट है वो ए, बी और सी जो भी है अलग अलग टाइप से वो मेज़र कर रहा है, तो जो लेंथ मेज़र कर रहा है उसके लिए एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो क्या होगी, बेसिकली जो भी तरीके के टैप यूज़ कर रहा है, चाहे वो 25 मीटर लॉन्ग यूज़ हो, चाहे मीटर स्केल हो या फुट स्केल हो। ठीक है, तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर कितनी मेज़र करेगा। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं उस एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करूं तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जो मैंने फॉर्मूला लिखा एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो सवाल फिर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इस बात को अच्छे से समझें, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो मेजरमेंट अपन कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम स्केल पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट जो होगी वो क्या होगा, एन इंटू लीस्ट काउंट। और बेसिकली जो एन यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो एन क्या होगा, एन बेसिकली जो साइज में मेजर कर रहा हूँ अपॉन जो भी स्केल में यूज़ कर रहा हूँ उसकी टोटल लेंथ जो मुझे गिवन है। ठीक है, तो एन क्या होगा, एन होगा सर साइज ऑफ मेजरमेंट अपॉन, मैं सिंपली लिख सकता हूं साइज ऑफ मेजरमेंट अपॉन लेंथ ऑफ स्केल। जो भी स्केल में यूज कर रहा हूं उसकी अगर लेंथ से मैं साइज ऑफ मेजरमेंट को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एन आ जाएगा, और एन आ जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट। बेसिकली ये फॉर्मूला आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, एन इंटू लीस्ट काउंट, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है क्या यूज़ कर रहा है स्टूडेंट जो बी है वो क्या यूज़ कर रहा है, मीटर स्केल यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको एक गिवन है। तो आप एक बार समझें कि जैसे कि ये जो लेंथ है आपको मेजर करनी है वो कितनी मेजर करनी है, 9.5 मीटर। कितनी लेंथ मेजर करनी है, 9.5 मीटर लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अब अगर आप मीटर स्केल यूज़ करोगे तो मीटर स्केल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो आप एक बार में मीटर स्केल से इसको मेजर नहीं कर सकते, तो क्या आपको मल्टीपल टाइम ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, आपको मल्टीपल टाइम ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली
एरर आएगी वो कितने टाइम्स आ जाएगी, n टाइम्स। ये सुनो, बिल्कुल सही बात। तो जो भी स्केल आप यूज कर रहे हो उससे जो एरर आएगी वो कितने टाइम्स आ जाएगी, n टाइम्स। और एक टाइम एरर जो होगी वो किसके इक्वल होगी, लीस्ट काउंट। क्योंकि बेसिकली जो भी स्केल आप यूज कर रहे हो, लीस्ट काउंट बेसिकली क्या बताता है, उसकी मिनिमम वैल्यू, कि आप उससे उस स्केल से मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मीटर स्केल की, जहाँ पर लीस्ट काउंट मुझे कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो मीटर स्केल से मैं एक बार में सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर की ही एरर कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं इसको मीटर स्केल से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन, जो नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उसको लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एन इंटू लीस्ट काउंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब बस कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की उसमें एन पुट कर देना है और ये एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर पुट कर देना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो रिलेटिव एरर जो आ जाएगी, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिलेटिव एरर, ये आ जाएगी। आप ध्यान से समझिए, तो साइज ऑफ मेजरमेंट अपॉन लेंथ इनटू लीस्ट काउंट अपॉन साइज ऑफ मेजरमेंट। तो साइज ऑफ मेजरमेंट से साइज ऑफ मेजरमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा लीस्ट काउंट अपॉन लेंथ। और ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, ये बेसिकली लेंथ है स्केल की, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। जो मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ स्केल है। बस अब सवाल हो गया। एक बात देखिए कि आपको तीनों डेटा दिए हुए हैं ए बी सी के लिए, तीनों के लिए वैल्यूज दी हुई है। जैसे मैं आपके बात करूँ इसके लिए आपको लेंथ कितनी दी है स्केल की, 25 मीटर। इसका लीस्ट काउंट 0.5 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा स्केल मीटर स्केल दिया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर दिया है। और इसी तरह से फुट स्केल दिया है। फुट स्केल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, आपको पता होगा फुट स्केल कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फुट स्केल की जो लेंथ है वो 30.48 सेंटीमीटर होती है, आपको याद होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके ये चेक कर लेना है कि सबसे कम वैल्यू किसके लिए आपको मिल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया आपके लिए। देखिए सबसे पहले मैंने स्टूडेंट ए के लिए कैलकुलेट किया। स्टूडेंट ए का लीस्ट काउंट 0.5 गिवन था और लेंथ गिवन थी 25 मीटर। तो सब सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए मैंने इसको भी किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो ये आ गया अपना 0.002। क्योंकि रिलेटिव एरर जो हम डिफाइन कर रहे हैं सबके लिए क्या लें, यूनिट सेम लें, तभी हम रिलेटिव एरर डिफाइन कर पाएंगे। और यूनिट कन्वर्जन रिलेटिव है तो एरर भी यूनिट भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट बी के लिए डिफाइन किया गया और इसी तरह स्टूडेंट सी के लिए। तो ये देखा गया, जब आपने इन डेटा को आपने कंपेयर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, स्टूडेंट ए की। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन को आप इस क्वेश्चन के लिए राइट टिक करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, एक बार सवाल को स्क्रीन पोस्ट करके नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीना अप्लाइज द ब्रेक फ्रंट ब्रेक्स व्हाइल राइडिंग ऑन हर बाइसिकल अलोंग अ फ्लैट रोड। द फोर्स दैट शोज हर बाइसिकल इज प्रोवाइडिंग बाय द। दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है कि जो फोर्स है जो बाइसिकल को स्लो कर रहा है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है। ऑप्शन है फ्रंट टायर, बी ऑप्शन है रॉड, सी ऑप्शन है रेयर टायर एंड डी ऑप्शन है ब्रेक्स। जैसा कि हम सवाल को देख के समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन से रिलेट किया है सवाल को कहीं ना कहीं, तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड सवाल है। तो आप ध्यान से समझें, जब तक एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करेगा या एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा तो साइकिल जो है उसकी स्पीड कम नहीं हो सकती। तो हम सवाल को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ये बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, क्योंकि फ्रंट टायर, रियर टायर और ब्रेक्स ये बेसिकली साइकिल के ही पार्ट्स हैं। तो इसे हम इंटरनल फोर्सेस में काउंट कर सकते हैं। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक साइकिल का स्लो नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप साइकिल चला रहे हैं और पहली बात तो साइकिल ऐसी सरफेस पर चलना पॉसिबल ही नहीं है जो फ्रिक्शन लेस हो। इनकेस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर साइकिल चल रही है और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो क्या साइकिल स्लो हो पाएगी? नहीं, क्योंकि ब्रेक लगाने पर अगर साइकिल स्लो हो रही है तो वो तभी स्लो हो सकती है जब रोड उसको क्या करे, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करे। दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, जो कि एक्सटर्नल एजेंट की से हम कमेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, अ प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। बेसिकली क्वेश्चन में हमें बोला है दो तरह के पार्टिकल है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा है एंटी प्रोटॉन। सर प्रोटॉन के बारे में तो हमें पता है, पर एंटी प्रोटॉन क्या है ये वर्ड हमें नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझे, जब भी एंटी वर्ड यूज होगा दैट मीन्स जो पार्टिकल डिफाइन किया गया है, कोई नया पार्टिकल डिफाइन किया गया है, तो ये समझ लें कि उसका मास और उसका चार्ज क्या है। जो आपको पार्टिकल दिया है उसका एंटी, उसका मास और चार्ज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ एंटी प्रोटॉन, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक बात और लिख सकता हूँ कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
चार्ज ऑफ एंटी प्रोटॉन। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो तो कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि सेम होगा ही होगा भाई, मास तो सेम होगा, चार्ज का ही मैग्नीट्यूड में बोल सकता हूँ कंफर्म सेम होगा क्योंकि एंटी वर्ड यूज कर रहा है। कम क्लोज टू ईच अदर इन वैक्यूम सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इज 10 सेंटीमीटर। मतलब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर जीरो माननी है, ठीक है। आपसे बोला है द वेलोसिटी एट डिस्टेंस विल बी, दैट मीन्स आपको वहां पर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जैसा कि आपको सवाल को देख के समझ में आ रहा है कि एक प्रोटॉन है और दूसरा पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन, जो इनिशियली एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मानने को बोला है, इन्फिनिटी। मतलब यू इनिशियल कितना है, इन्फिनिटी, और के इनिशियल भी कितना है, जीरो। मतलब के इनिशियल सॉरी कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। तो आप ध्यान से समझिए, तो अगली सिचुएशन जो होगी, क्या ये दोनों पार्टिकल म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे? क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? यस, क्योंकि दोनों पार्टिकल के जो मास है वो क्या है सर, सेम है, मास दोनों के सेम है। तो इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जब ये आ जाते हैं तो आपसे ये पूछा है कि बताइए कि इनकी पोटेंशियल सॉरी जो वेलोसिटी होगी इस सिचुएशन पे, वो वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझिए, हमने ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो लगाया है ये किसके लिए लगाया है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमने इसको सिस्टम के लिए माना लगाया है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया और सिस्टम के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें कि ये जो इन्फिनिटी नहीं होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है सर, ये गिवन है जीरो, है ना, ये इन्फिनिटी पर गिवन है जीरो, ठीक। अब वापस हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, जीरो होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, मैं समझ सकता हूँ। तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या सेम होगी? तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख रहा हूँ, तो क्या 2 ऑफ हाफ mv² लिख दूँ? बिल्कुल, क्योंकि मैं सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ। प्लस यू फाइनल, देखो यू फाइनल क्या होगा सर, यू फाइनल जो होगा इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन आर। बस अब क्या है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर v कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से v कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई आंसर अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने किया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, तो करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला है, अ पॉइंट पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ बाय रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बोला है, और रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो -kx³ जैसा है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T व्हेन द एम्पलीट्यूड इज A। द टाइम पीरियड फॉर एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2a विल बी। दैट मीन्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें जो है SHM से कनेक्ट कर रहा है, और SHM से कनेक्ट कर रहा है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा है और एम्पलीट्यूड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्योरली SHM का ही सवाल है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैं फंक्शन दिया हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स का, वो दिया हुआ है -kx³। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप SHM स्टार्ट करते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये बताया जाता है -kx⁴n, मतलब ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो -kx⁴n होता है, ठीक है। और n की वैल्यू अगर यहाँ पर 135, कहने का मतलब जो n की वैल्यू अगर ओड होती है तो ये वाला जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये बात यहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो मोशन हो रहा है, अगर ये ऑड नंबर मिल रहा है तो ऑड नंबर मिलेगा तो ही पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्योंकि जब इवन नंबर आप यहाँ पुट करते हो तो पार्टिकल को अगर अपन डिस्प्लेस करते हैं तो उसको फोर्स उसी डायरेक्शन में मिल जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स मिल जाता है। तो पार्टिकल वापस से मेन पोजीशन की तरफ नहीं आता तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। बट यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, दैट मीन्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स जो मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे हम इसको रिलेट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमें जो पता होता है वो क्या पता होता है,
सर हमें ये पता होता है कि माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम है। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो आपको याद आ रहा होगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम है जैसा हम कुछ करते हैं। बट यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है माइनस के एक्स की पावर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए बोल रहा है, ए से कितना करने को बोल रहा है 2a। बट पहले हमें ये तो पता हो कि टाइम पीरियड किस तरह से डिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड पर, तो वो एक्सप्रेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है वो गिवन है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 3। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप के नहीं लिख के कुछ और लिख लें, क्योंकि एस एच एम कॉन्स्टेंट हम क्या डिफाइन करते हैं, के डिफाइन करते हैं। तो मैं इस के की जगह आपको बोलूँगा कि आप इसको क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए पी मान लें। अब आप ध्यान से समझिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस के एक्स के लिए आप लिखते हो एम ए, और यहाँ से टाइम पीरियड आप निकाल लेते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बिल्कुल सर। और के जो यहाँ पर होता है वो एस एच एम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँ, इस इक्वेशन को मैं नंबर दे दूँ 1 और इस इक्वेशन को नंबर दे दूँ 2, तो आप ध्यान से समझिए। अगर वापस से मैं माइनस पी एक्स क्यूब को एम ए से कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब मैं टाइम पीरियड निकालता हूं तो माइनस के एक्स जो भी अपने पास फोर्स रिलेशन होता है, रेस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन होता है, उसको मैं किससे कंपेयर करता हूं, एम ए से। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूँ 3। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 और 3 को जब मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करके मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ही हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, पी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो सिंपल मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखता हूँ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, वहाँ पर ये के की वैल्यू डाल दो तो क्या डाल सकता हूँ सर, पी एक्स स्क्वायर। पी और एम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो जैसा कि मुझे पता है टी इस पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाकी सब क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक रिलेशन आ गया, टी और रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ टी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। टी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, और एक्स बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, मेन पोजीशन से। तो आप ध्यान से देखिए, तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रिलेशन ए, पर्टिकुलर इस केस के लिए, ठीक है। अब सिंपली मेरे को जो एम्पलीट्यूड बोला है ए से 2a करने के लिए, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, अगर ये ए से 2a कर दिया है तो टाइम पीरियड टी से कितना हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसका ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको बी, वो राइट होगा। तो हम बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको बोला है, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बोलूँगा इस पेपर का ये शानदार सवाल है। इस सवाल को समझिए, क्या बोला है, द आउटपुट वोल्टेज टेकन अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ अ LCR सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, फॉल्स टू हाफ इट्स पीक वैल्यू, ठीक है, एट फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज एंड अगेन रीचेज द फ्रिक्वेंसी एट 800 हर्ट्ज, द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। पहली इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, आपको ये बैंडविड्थ पता होनी चाहिए कि LCR सर्किट के लिए जो बैंडविड्थ होती है, सीरीज LCR सर्किट के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा कि आप सवाल को देख के समझ पा रहे हैं कि LCR सर्किट है, अगर मैं उस सर्किट को बनाऊं तो बेसिकली ये आपका L, ये आपका C और ये आपका R, ठीक है। इस तरह का सीरीज LCR सर्किट है, और यहाँ पे कोई पावर सोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसका मैं मान लेता हूँ EMF जो है वो ERMS है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R है, कैपेसिटेंस C और इंडक्टेंस L। अब इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें बैंडविड्थ बतानी है। क्या बतानी है, बैंडविड्थ। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि जब आपने LCR सीरीज LCR सर्किट पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्वालिटी फैक्टर क्या पढ़ा होगा, क्वालिटी फैक्टर, या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर एक टॉपिक सीरीज LCR सर्किट में बताया जाता है, और वहाँ पर जो ग्राफ बनता है बेसिकली किसके बीच में, करंट है ना, करंट और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, और दो वैल्यूज के लिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि पीक वैल्यू की क्या होती है, हाफ, ठीक है। दैट मीन्स आप ध्यान से समझिए, तो क्या 2 बार वैल्यूज ऐसी होगी जहाँ पर पीक वैल्यू की क्या होगी, हाफ होगी। दैट मीन्स ये सवाल जो है यहीं से कनेक्ट किया है, क्वालिटी फैक्टर का जो डायग्राम है, अगर आपको ये डायग्राम पता है और ये कंसेप्ट पता है तो आप बता सकते हो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, और ये दो फ्रिक्वेंसी जहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो आउटपुट मिल रहा होगा उसका क्या होगा, हाफ मिल रहा होगा, ठीक है।
हालांकि अभी उस पर मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बट अभी इस सवाल में एक बात समझें कि ये जो क्यू फैक्टर है यहाँ पर जो बैंड विड्थ है, ठीक है, जब बैंड विड्थ का फॉर्मूला बताया जाता है वो बैंड विड्थ इज इक्वल टू होगा आर बाई एल। क्या होगा? बैंड विड्थ इज इक्वल टू आर बाई एल। दैट मीन्स हमें जो बैंड विड्थ निकालनी है दैट मीन्स हमें आर अपॉन एल निकालना है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन से पढ़ के हमें समझ में आनी चाहिए, जो बैंड विड्थ हमसे पूछा है वो क्या होगा? वो बेसिकली होगा आर बाई एल। ठीक है, ये हमें निकालना है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हमें पता होनी चाहिए। और ये कहाँ से आती है? क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। जब हम सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करते हैं और उसमें भी रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर ये ग्राफ बनाया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बैंडविड्थ आपको बतानी है कौन सी फ्रिक्वेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है 200 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज, जो कि पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू की क्या है, हाफ वैल्यू पर ही आपको 200 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि हम इस सीरीज एलसीआर सर्किट में लोड रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड। बेसिकली जेड यहाँ पर क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अगर रेजोनेंस सर्किट की, दैट मीन्स जेड जो होगा उस कंडीशन में क्या होगा? आर होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम आउटपुट दैट मीन्स फॉर रेजोनेंस। मुझे ये बात बिल्कुल क्लियरिटी से पता है कि रेजोनेंस सिचुएशन में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो सर क्यों इस सिचुएशन में क्या जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो क्या? ई आर एम एस अपॉन जेड की वैल्यू अगर आप आर डाल दोगे और आर ऊपर है तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर एम एस मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? सर वो हो जाएगी ई आर एम एस के इक्वल। ठीक है, और क्वेश्चन में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें ये बोला है क्लियरली कि जो आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसीज मिल रही है वो हाफ वैल्यू पे मिल रही है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, बात को समझें क्योंकि ये सवाल अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो सवाल की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो ये वी आर है ये किसके इक्वल है? जो मैक्सिमम वैल्यू उसके इक्वल हाफ है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड, और जेड को भी अगर मैं पुट कर दूँ, क्या पुट कर सकता हूँ? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली ये मुझे गिवन है ई आर एम एस डिवाइड बाई 2, मतलब मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका हाफ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और क्या लिखा जा सकता है? सर इसको लिखा जा सकता है, देखो क्या करेंगे, ई आर एम एस से ई आर एम एस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी का जो मोड है ये किसके इक्वल आएगा? सर ये इक्वल आएगा √3r के। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो कितना होगा? 3r स्क्वायर। अब ये स्टेप मेरे पास आ गई है। अब दो अलग अलग जो सिचुएशन मुझे गिवन है, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर बात कर रहा है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की जो बात हो रही है, एक पहले यहाँ पर ω1 और यहाँ पर ω2, तो ये वैल्यूज जो होगी पीक की क्या होगी? सर ये पीक की हाफ होगी। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। किससे? सर दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन डेटा है। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले इक्वेशन के लिए मतलब फर्स्ट एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए जिसे हम ω1 लिख रहे हैं, तो मैं फॉर ω1, और ये ω1 क्या है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से पहले है, तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगी, मुझे पता है। तो मैं लिख सकता हूँ ω_L माइनस ऑफ 1 अपॉन ω1c, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू √3r। ठीक है, थोड़ा सा इस इक्वेशन को क्या करें? L से डिवाइड कर दें, क्योंकि अपन को r अपॉन L निकालना है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ω1 माइनस ऑफ 1 अपॉन ω_LC इज इक्वल टू √3r बाई L। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं नाम दे देता हूँ 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से जब मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा किसके लिए? फॉर ω2, जो दूसरी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है उसके लिए ये इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? यहाँ पे अब एक्सी एक्सीड कर रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बाद अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ω2c 1 अपॉन ω2c माइनस ऑफ ω2L इज इक्वल टू √3r। फिर से इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये ω2LC माइनस ऑफ ω2 इज इक्वल टू √3r अपॉन L, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या है? अब हमें
दोनों इक्वेशन को कुछ करके इस LC को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, दैट मीन्स इसको गायब कर देना है। और हमारे पास कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेंगे, R/L की वैल्यू, जो आई थिंक ये आती है 203, मतलब 200 और √3 आती है। तो हम देखेंगे जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट मीन्स 200√3 हर्ट्ज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस ऑप्शन को राइट टिक कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल में आपको एक बार स्क्रीन पॉज करके सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो आपने सवाल को जैसे समझने की कोशिश की होगी तो आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के चार्ज पार्टिकल्स को इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं किसी स्पीड v से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओनली पार्टिकल्स विद स्पीड E/v विल गो थ्रू द होल P, मतलब होल P से वही पार्टिकल जाएगा जो बिना डेविएट होते हुए निकल जाएगा। यस और नो, बिल्कुल क्लियर है। मतलब इसके लिए ऐसा पार्टिकल जिसका डेविएशन क्या हो, 0 हो, मतलब वो पार्टिकल डेविएट ना हो, डेविएशन 0 हो, दैट मीन्स उस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हो या फोर्सेस बैलेंस हो रहे हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वही पार्टिकल ऐसा जा पाएगा। अब हम बात करें, सबसे पहले सपोज हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा चार्ज पार्टिकल पर, वो किधर हो रहा होगा, नीचे। क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, जो ये फिंगर से ये क्या बताती है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, और जो पाम है ये बेसिकली आपका क्या बताता है, फोर्स। ठीक है, अगर अपन पॉजिटिव चार्ज पर बात करते हैं तो फोर्स इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज पर बात करेंगे तो फोर्स इधर आएगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है, और ये जो वेलोसिटी है, मतलब चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इस पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो किधर प्रोड्यूस होगा, नीचे। तो सर आप बोल सकते हो कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो भी किधर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, सर नीचे की तरफ ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नीचे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, दैट मीन्स ये नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर होल नहीं है, तो यहाँ पर होल नहीं है तो निकल नहीं पाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन जो है हमें चेक करना है। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर किधर लग रहा होगा, सर ऊपर लग रहा होगा, बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो फिर से वही मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है, दोनों फोर्स फिर ऊपर है, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से डेविएट होगा, दैट मीन्स पी से पास नहीं होगा। आपको याद आ रहा होगा E/B। तो आपको E/B जब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में E/B होता है। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा QE = QVB होता है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V = E/B। तो ये पर्टिकुलर केस जब ही एप्लीकेबल है जबकि फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इस सिचुएशन में भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। बी ऑप्शन की बात करें, ओनली चार्ज पार्टिकल विद स्पीड, ये तो बिल्कुल गलत ही बात है ना। E/B तो यहाँ पर यूज ही नहीं करना है। ओनली न्यूट्रल पार्टिकल्स, ध्यान देने वाली बात है, न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है भैया, न्यूट्रल पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो क्या न्यूट्रल पार्टिकल बिल्कुल डेविएट हुए बिना क्या इस होल से निकल जाएगा, यस, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगने वाला। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद स्पीड, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि अपन ने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी डेविएट हो रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल था, आप इसको ऑप्शन सी को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला है, एन इंजन रन्स बिटवीन रिजर्वेयर एट टेम्परेचर 200 Kelvin and a hot body which has initially temperature 600 Kelvin. If the hot body cools down to a temperature of 400 Kelvin in this process, then maximum amount of work. ध्यान देना इस बात पे, आपसे जो पूछ रहा है वर्क डन, उसकी कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है,
मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन मैक्सिमम आउटपुट तब देता है जब वो कार्नोट इंजन वहाँ पर यूज़ होता है, और कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा होता है नीटा इज इक्वल टू 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स। आपको याद आ रहा होगा जब कार्नोट इंजन को हम बात करते हैं तो कार्नोट इंजन अपने आप में ही एक ऐसा इंजन है जो मोस्ट एफिशिएंट इंजन है। आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें 100% आप जो भी हीट देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में। दैट मीन्स कुछ तो सिंक में जाएगी। तो ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हो, उसको हम बोलते हैं कार्नोट इंजन, और उसकी जो इफिशियंसी उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नीटा इज इक्वल टू 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स। ये आपको याद होना ही चाहिए। तो अब इस सवाल में बोल रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे कि क्वेश्चन में जो सोर्स का टेम्परेचर गिवन होता है, जनरल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है सर, कांस्टेंट गिवन होता है। बट इस सवाल में समझने वाली बात ये है कि जो सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है वो वेरिएबल दिया है। दैट मीन्स सोर्स को हम वेरी कर रहे हैं 600 केल्विन से 400 केल्विन तक। दैट मीन्स सोर्स का जो टेम्परेचर है 600 केल्विन टू 400 केल्विन तक वेरिएबल है, ठीक है। ये टेम्परेचर हम बात करें किसकी, सोर्स की, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर होगी कहीं ना कहीं आपके माइंड में कि वेरिएबल टेम्परेचर आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, ठीक है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट लेके अपन को क्या लिखना होगा, छोटा वर्क डन लिखना होगा। तो वो छोटा वर्क डन क्या एन डी क्यू लिखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जो आप वर्क डन कर रहे हो उसके मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इनटू डी क्यू। ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, और ये फॉर्मूला अगर समझ में आएगा तो सवाल सोल्व हो गया। क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर, डी क्यू इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ सी डी टी। क्या होता है, माइनस ऑफ सी डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू नीटा 1 - टी सिंक। सिंक का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है 200, सोर्स का टेम्परेचर वेरिएबल है इसलिए मैंने क्या लिख दिया टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ सी डी टी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो 0 से W इंटीग्रेट कर देंगे और इधर इंटीग्रेट कर देंगे 600 से 400 तक, माइनस ऑफ सी डी टी, और ये हो जाएगा 1 - 200 डिवाइड बाई टी। बस अब तो क्या है, कैलकुलेशन है, फिजिक्स यहाँ पर ख़त्म है, इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका ऑप्शन जो होगा बी, सॉल्व करने पर ये आता है, आप सॉल्व करिएगा, कोई आंसर में दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बी ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको क्या बोला है, अ क्लॉक टावर, मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घंटाघर, ऑफ देहरादून इज फेमस फॉर साउंड ऑफ इट्स बेल। मतलब देहरादून में एक क्लॉक टावर है जिसे हम घंटाघर बोल रहे हैं, वो फेमस है उसके साउंड के लिए, क्योंकि उसका साउंड बहुत दूर तक प्रोड्यूस होता है। आपको बोला है कि एक सिटी है जो 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर है किससे, टावर से, वहाँ पर जो साउंड सुनाई दे रहा है वो 30 डेसिबल है। तो आपसे पूछा है कि अगर टावर की हाइट 80 मीटर है तो जो बेस पर खड़ा हुआ पर्सन है उसको कितनी लाउडनेस, मतलब कितने डेसिबल साउंड सुनाई देगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए लाउडनेस के बारे में, जो कि आप साउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लाउडनेस बीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है 10 ऑफ log 10 I1 अपॉन I2। ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। दैट मीन्स दो इंटेंसिटीज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो लाउडनेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि सवाल में आप समझ पा रहे हैं कि एक जैसे कि सपोज करो मैं बोल देता हूँ कि एक टावर है, ठीक है, इसकी हाइट क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है सर, 80 मीटर हाइट गिवन है, और यहाँ पर एक सोर्स जनरेट कर रहा है, साउंड सोर्स जो है ना, वो साउंड सोर्स बेसिकली एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ऑब्जर्वर 1 बोल देता हूँ, और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है जिसको ऑब्जर्वर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है 80 किलोमीटर, और किलोमीटर को भी किस में चेंज कर लेता हूँ, मीटर में, ताकि आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 80,000 मीटर। अब ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व जो कर रहा है, इसको बीटा 2 अगर बोल रहा हूँ लाउडनेस, वो क्वेश्चन में गिवन है हमें 30 डेसिबल। हमसे पूछा है कि ये कितना ऑब्जर्व करेगा, दैट मीन्स बीटा 1 हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या मैं लिख सकता हूँ, बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 10 ऑफ log बेस 10 I1 अपॉन I2। बात क्लियर है क्या सर, क्लियर है।
क्यों? क्योंकि दोनों जो फ्रिक्वेंसीज हैं, मतलब जो दोनों इंटेंसिटीज है, इस पर्सन और इस पर्सन को जो सुनाई दे रही है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या β1 माइनस β2 होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसको ज़्यादा आवाज़ आएगी, उसको कम आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। और ये हमें गिवन है 30 डेसिबल। तो सिंपल हमें कंपेयर करना है किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। मतलब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो इंटेंसिटी है वो R² की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है सर? P/A, और एरिया जो है हम मान रहे हैं पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो एरिया क्या होगा सर? 4πr²। ठीक है, जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट्स यहाँ पर बनेंगे साउंड के, उनका जो एरिया होगा 4πr² होगा। तो सिंपली I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू R2² अपॉन R1²। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ β1 माइनस ऑफ β2 इज इक्वल टू 10 log बेस 10, और I1/I2 की जगह मैं लिख सकता हूँ R2² अपॉन R1², क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इंटेंसिटी नहीं गिवन होके क्या दिए? डिस्टेंस। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व कर लेना है। तो β1 माइनस ये दिए 30 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log बेस 10, और ये वैल्यू कितनी है सर? ये दी हुई है हमें 80,000 डिवाइड बाई 80 मीटर। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान की हुई है, एग्जामिनर चाहता है आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ इस सवाल को। तो ये जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 log बेस 10 से कैंसिल आउट जाएगा 10, तो ये जाएगा बीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 40। सिंपल, अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो बीटा आएगा वो 70 डेसिबल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एन इनिशियली अनचार्ज पार्टिकल सी, मतलब आपको बोला है कि एक अनचार्ज पार्टिकल है सी इज बीइंग चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल E थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल R अप टू अ इंस्टेंट व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल E/2। ध्यान रखने वाली बात है कि कैपेसिटर को चार्ज जो कर रहे हैं वो फुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो जब तक चार्ज कर रहे हैं जब तक पोटेंशियल कितना नहीं होता? E/2। इस कंडीशन में आपसे पूछा द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बैटरी टू द हीट डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर इज गिवन बाय। ये सवाल आसान है, बस आप इस बात को ध्यान रखें। तो इस सवाल को करना कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल होता है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कोई कैपेसिटर है, ठीक है, शुरू में क्या है? अनचार्ज है, अनचार्ज, और आप इसने इसको एक बैटरी है जिसकी सपोज हम बोल देते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है? E, और ये कैपेसिटेंस है C है। कब तक चार्ज करना है? किस इंस्टेंट तक? जबकि ये इस पर जो चार्ज है CE/2 और ये माइनस CE/2 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक चार्ज करना है। तो इस कंडीशन में हमें जो रेशियो बताना है वो वर्क डन बाय बैटरी टू द हीट डिसिपेटेड। अब हीट डिसिपेटेड क्यों होती है? क्योंकि हम ये मतलब ये होता है, यहाँ पर हम R बनाए या नहीं बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर होती है कि रेजिस्टेंस सर्किट में होता ही होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बेसिकली R होगा ही होगा, और R होगा तो रेजिस्टेंस होगा तो हीट क्या होगी? डिसिपेटेड होगी। तो वो हमें कैलकुलेट करना है, उनका रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं बात करूँ वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखूँ? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखा जाएगा सर? वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी इनटू पोटेंशियल जो भी उसके अक्रॉस लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या? Q फ्लो हो रहा है CE/2। बिल्कुल क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या? CE/2 है इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली कितना लग रहा हुआ है? E लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हाफ CE² हो जाएगा, हाफ CE² हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब दूसरा मुझे हीट डिसिपेटेड निकालना है। हीट डिसिपेटेड कब निकाल सकता हूँ? जब मुझे इनिशियल एनर्जी पता हो। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो होगी वो क्या? हाफ CE² होगी, और E की वैल्यू कितनी है सर? E की वैल्यू E/2 दी हुई है, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा सर? 1/8 CE² हो जाएगा, ठीक है। अब हीट निकालनी है, तो इस प्रोसेस में जो हीट डिसिपेटेड होगी, हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस दिस। तो बेसिकली कितना हो जाएगा सर? हाफ CE² माइनस ऑफ 1/8 CE², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 3/8 CE²। बस अब इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? आप ध्यान से देखें तो हाफ CE² अपॉन 3/8 CE²। CE² से CE² गया, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4:3। तो जो ऑप्शन है सी वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सी ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। आगे बोला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर इज गिवन बाय दिस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जो हमें गिवन है वो इस तरह से गिवन है, ठीक है। नॉट दैट द जीरो पोटेंशियल इज एट इन्फिनिटी, वैल्यूज ऑफ ए बी सी बताना है। तो बेसिकली ये जो सवाल है ना, ऐसा समझ लीजिए कि ये सवाल है आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर। अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है किसी सॉलिड स्फीयर के लिए, हमें पता है कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और चार्ज उसके अंदर क्यू है, तो किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखा जाता है ना इसके लिए, वो v इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, के क्यू अपॉन 2r की पावर 3r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये समझ लो कि आपका काम हो गया है ना। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अब ये फॉर्मूला याद है तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, क्योंकि ये बेसिकली जो फाई आ रही है बेसिकली पोटेंशियली तो लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेना है। सिंपल क्या करना है, कंपेयर करके किसकी वैल्यू बता देनी है, ए बी सी की। तो सर आपका कहने का मतलब है कि सर वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के क्यू, के को भी मैं क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, क्योंकि 4πε0 की टर्म में आंसर है, ठीक है। तो के को अगर एलिमिनेट करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा के की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 4πε0, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली, वो 2 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 क्यू अपॉन 4πε0। और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ए के आर है, तो यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर को अंदर डाल देते हैं। अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भी अंदर डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। बस अब क्या है, सिंपल कंपैरिजन कर लेना है। तो ध्यान से देखिए, तो a की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3/2। b की वैल्यू कितनी दिखाई देगी सर, b की वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। एंड c की वैल्यू दिखाई दे रही है 2। तो आप सिंपल कंपैरिजन करके यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन का सवाल है, इसको सिंपल कंपैरिजन से आप सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल में बहुत अच्छा सवाल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला सवाल तो LCR सर्किट वाला सवाल था जो, और ये वाला जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और 1-2 सवाल और है जिस पेपर में बहुत अच्छे सवाल हैं, तो इनको आप अच्छे से डिस्कस करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन इनका देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोला है द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल शोन बिलो इन द फिगर। बेसिकली आपको एक साइकिल दिया हुआ है ना, आप ध्यान से देखें तो अगर इसको मैं नाम दे दूँ A B एंड C, ठीक है। तो इस साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, और इसकी जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 50%। इसमें पहला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है आइसोबारिक प्रोसेस है, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस है, और तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइसोबार प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो एफिशिएंसी गिवन है वो 50% गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स ये बात क्लियर होगी पहली लाइन पढ़ के कि जो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल दी है वो कितनी है, 1/2। और एफिशिएंसी ऑफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड, ठीक है। अभी अपन उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब जो एक्स है बेसिकली क्या है, रेशो है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली जो है इस सवाल में बोली है कि TH/TL, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर का जो रेशो है वो क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। एक बात ये ध्यान से समझे, और आपको एफिशिएंसी 1/2 दी है। आपको सवाल में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, सिंपल एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, साइकिल की जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला या जो रिलेशन है वो यूज़ करके हमें क्या निकालना है, इनमें से कोई एक रिलेशन निकालना है। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही 1/2 डालेंगे, क्यू रिजेक्टेड और क्यू सप्लाइड की वैल्यूज़ डालेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से एक ऑप्शन आपको सही दिखाई देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लें, ये जो ABC है यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम लिख लें, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब क्यू रिजेक्टेड और क्यू सप्लाइड लिखनी होगी तो वहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम क्या करें, कोशिश करें कि कम से कम वेरिएबल हो। तो मैं मान लेता हूँ कि A पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, ये मान लेता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर T0 है सपोज, ठीक है। B पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, B पॉइंट पर टेम्परेचर क्या A से अलग होगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मुझे पता है कि PV इज इक्वल टू NRT। अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा तो P तो कांस्टेंट है, N और R भी कांस्टेंट है, तो V किस पर प्रोपोर्शनल होगा, T के प्रोपोर्शनल होगा। आप ध्यान से समझें तो जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ जाने पर क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ पे वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ वी ए, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको बोल देता हूँ वी नोट, और यहाँ पे वॉल्यूम बोल देता हूँ वी बी, जो कि फाइनल वॉल्यूम है इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसा कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, अभी मैं उसको सिर्फ टी लिख देता हूँ, है ना। अब आप देखें बी से सी जो प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सर मुझे एक बात पता है कि नो हीट कंटेंट, मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और सी से ए वाला जो प्रोसेस है, ये तो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, बट टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, क्या वो हाईएस्ट होगा, बिल्कुल क्लियर है। और क्या टी एच को मैं लिख सकता हूँ, जो लोअर टेम्परेचर मैंने टी नोट माना उसकी टर्म में लिखूँ, तो क्या इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू टी नोट। ठीक है, ताकि जो वेरिएबल्स हो कम से कम हो। तो ए पॉइंट पे जब भी आप टेम्परेचर लिखोगे, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर लिखोगे क्या लिखोगे, टी नोट। बी पॉइंट का टेम्परेचर लिखोगे क्या लिखेंगे, एक्स टी नोट। क्या लिखेंगे, एक्स टी नोट। इसी तरह से अपन अभी सी पॉइंट की बात करेंगे, और अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए वी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, एक्स वी नोट। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है टेम्परेचर के लिए, तो अपन किसके लिए लिख सकते हैं सर, वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो अगर वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, तो जो टेम्परेचर है वो भी लीनियरली इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर हम कमेंट कर पा रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए भी हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा वी ए की जगह क्या लिखेंगे, वी नोट। वी बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वी नोट। टेम्परेचर ए टी नोट, और बी पर टेम्परेचर एक्स टी नोट। एक और पॉइंट बच गया सी पॉइंट, इसकी ही बात कर लेते हैं। तो सी पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा और सी पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, तो सी पॉइंट का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, और सी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो क्या लिखेंगे, है ना, टी नोट डैश बोल देता हूँ उसको। ठीक है, इनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो सी पॉइंट की अगर अपन चर्चा करें, तो सी पॉइंट की चर्चा की जा सकती है किससे, बी से सी वाला जो प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एज वी नो, बी से सी जो प्रोसेस है, बी टू सी जो प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो क्या है, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है सर, बिल्कुल होता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हम बी और सी के लिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो टी एट बी वी गामा माइनस वन एट, बात कर रहे हैं वॉल्यूम कहाँ लिखेंगे, बी पर, इज इक्वल टू इसी तरह से टी एट सी वी की पावर गामा माइनस वन एट सी। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम है सी पर क्या आ जाएगा सर, सी पर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सी पर फिर से जो वॉल्यूम आएगा, क्या वो हमें टी नोट, टी बी पता है, देखो टी बी कितना है सर, टी बी है एक्स टी नोट। अच्छा, वी बी कितना है सर, वी बी है एक्स वी नोट। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा सर, एक्स वी नोट की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी सी वी सी की पावर गामा माइनस वन। ठीक है। अच्छा, एक बात और कमाल की है कि सी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा सर, जो ए पॉइंट पर है। क्यों, क्योंकि सी से ए वाला जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो टेम्परेचर यहाँ होगा, या ये जो टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ यहाँ होगा, वही टेम्परेचर यहाँ भी होगा। इसलिए यहाँ पर टी नोट डैश की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, टी नोट लिखा जा सकता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टी सी की जगह भी क्या डाल देंगे, यहाँ पर टी नोट डाल देंगे। बस अब क्या, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी आ जाएगा। और वी सी आ जाएगा किसकी टर्म में, एक्स वी और एक्स वी नोट की टर्म में आ जाएगा। बस अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कि कार्नोट जो भी साइकिल आपको दिया हुआ है उसकी इफिशियंसी होगी 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, रिजेक्टेड हीट जो होगी वो कौन से प्रोसेस में होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, इसी तरह से सप्लाइड हीट जो होगी क्यू ए बी सप्लाइड किस में होगी, हीट आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर कोई हम बात नहीं करेंगे। तो ए सी और ए बी प्रोसेस से अपन जो हीट के फॉर्मूले हैं, सप्लाइड हीट और रिजेक्टेड हीट, ये लिख लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो नीटा जो आपको गिवन है, ये कितना गिवन है सर, 1/2 गिवन है, इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड। क्यू रिजेक्टेड कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एन आर टी ए एल एन वी सी अपॉन वी ए अपॉन, ये हो जाएगा सर आपका सप्लाइड हीट जो है एन गामा आर अपॉन
गामा -1 और यहाँ पर हो जाएगा टी बी माइनस टी ए। बस अब सारी वैल्यूज़ आपके पास है, जो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पर आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो e की पावर x - 1 के इक्वल आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। ऐसे सवाल करने में आपको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो आप केटीजी में पीवी इंडिकेटर डायग्राम या अपन बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट टिक करें। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पोस्ट करके नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है, बट इसमें जो सवाल है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं होके सिर्फ डेटा बेस्ड सवाल है। जो आपको डेटा दिया है उससे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लब करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि सवाल में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइट रे है जो एंटर हो रही है प्रिज्म में, और प्रिज्म से एंटर होकर ये एक जो सरफेस है, ये सरफेस में ए और बी दो तरह के सब्सटेंसेस मिक्स है जो इसके अंदर सॉल्वेंट है। ठीक है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, Na का 1.50, Nb का 1.30, और जो लिक्विड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो ये आपको दिखाई देगा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, क्रिटिकल एंगल थीटा सी और जो सी ए है, मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली थीटा सी एंड सी ए के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो थीटा सी और सी ए के बीच में रिलेशन पहले तो मैं डिफाइन करूं तभी तो मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा। तो आप ध्यान से समझिए, तो जो एक्सप्रेशन दिया है इसी एक्सप्रेशन को मैं यहीं पर लिख लेता हूं। देखो एन एल इज इक्वल टू सी ए तो जो है ग्राफ हमें प्लॉट करना है थीटा और सी ए में, तो सी ए को सी ए रहने दे। एन ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ठीक है, प्लस 1 माइनस सी ए इंटू एन बी की वैल्यू गिवन है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.3 गिवन है। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 0.2 सी ए प्लस 1.3। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपके पास एन एल आ गया वो ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पता है कि क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू होता है म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, है ना। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ। मैं आपको बोलूंगा कि आप फॉर्मूला जो याद रखें वो क्या याद रखें, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, क्योंकि ऐसे टाइप के सवालों में अब यहाँ पर आप 1 यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग जो मीडियम है वो एयर नहीं होके कुछ दूसरा मीडियम है। अब ध्यान से समझिए, जो लिक्विड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा किससे, सराउंडिंग से, या कम होगा। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, जो एन एल है उसकी जो वैल्यू होगी, क्या वो वैल्यू बेसिकली 1.3 से 1.5 के बीच में होगी। यस, क्योंकि आप ध्यान से एक बात समझ पा रहे हो, तो आपने देखा कि जो ए और बी है यही तो मिलाए हैं, तो ये मिलाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या इन्हीं के बीच में होगा, है ना। हालांकि वो वेरिएबल है बट होगा तो इन्हीं के बीच में। अगर होगा इन्हीं के बीच में तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू जो म्यू रेरर आप लिखेंगे, म्यू रेरर बेसिकली क्या लिखेंगे, एन एल लिखेंगे, और म्यू डेंसर क्या लिखेंगे 1.5, जैसा कि क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है। क्योंकि हमें बोला है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 है, तो ये वाला जो मीडियम हो गया, ये वाला मीडियम डेंसर हो गया, है ना, और ये वाला मीडियम जो हो गया रेरर हो गया। क्यों रेरर हो गया इस पर अपन बात कर ही चुके हैं। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन एल की वैल्यू ये लिख देता हूँ 0.2 सी ए प्लस 1.3 अपॉन आपका जो आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब हमें क्रिटिकल एंगल पे कमेंट करना है, तो थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ गया आपका 0.2 सी ए प्लस 1.3 अपॉन 1.5। तो आप ध्यान से देखिए, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। जैसा कि आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शंस में आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं वो ग्राफ कुछ इस तरह से हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है वो तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी डी और ए में आपको कमेंट करना है, तो सी डी और ए में कमेंट कर सकते हैं कब, जब आप यहाँ पर क्या करें, जो सी ए है उसकी वैल्यू को अगर 0 करें, इफ सी ए इज इक्वल टू 0, जैसे आप सी ए 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 1.5, दैट मीन्स 13/15। और साइन में इन्वर्स में 13/15 जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास होती है। तो आप देखेंगे कि जो थीटा सी है, मतलब सी ए 0 हो रहा है बट थीटा सी 0 नहीं हो रहा। और फिर अब फर्दर वैल्यूज़ के लिए देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसका ऑप्शन जो दिया हुआ है
ये वाला ए ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल में आपको बोला है इंस्टेड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की जगह क्या कर रहा है, एनर्जी को क्वांटाइज कर रहा है इस तरह से, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट बाई एन, और ई नोट ग्रेटर देन 0 है, तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि जिस क्वेश्चन है बोर्स ऑर्बिट से रिलेटेड सवाल है, और बोर्स ऑर्बिट में आपको जो बोल रहा है वो सिर्फ क्वांटाइजेशन करना है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, इन केस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि किसके प्रोपोर्शनल हो गए। ऐसे सवाल आपने पहले किए भी होंगे। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि जैसे कि सवाल में मुझे गिवन है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट में ये लिख सकता हूँ, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो बैलेंस्ड होता है किससे, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। ठीक है, तो वहाँ से बोर्स का पोस्टुलेट हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है ई नोट बाई एन, बट वो कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं बोल देता हूँ टोटल एनर्जी को इससे लिंक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझें, तो इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हैं, एम वी स्क्वायर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद जो वी की वैल्यू आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। और इक्वेशन 2 में अगर इसको एलिमिनेट कर दूँ, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की जगह, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह ये पुट कर लूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये इसको इससे रिलेट करूंगा तो देखेंगे कि जो आर है वो एन के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझें तो देखें ऑप्शन पे अब बात करते हैं। सबसे पहले रेडियस क्या अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल है, जबकि हमने देखा कि रेडियस जो है वो एन के प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन की बात करें, वेलोसिटी के अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल है, नो, वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल थी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होगी सर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, है ना, साइन थीटा 90 बात करें तो वी और आर, वी अपने अंडर रूट एन है और आर क्या है सर, एन है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करें तो एन इज प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एन के लिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एन के, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन को राइट टिक करें। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको बोला है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 and n2 where n1 is greater than n2 and theta c is the critical angle, then which of the following statement is not true। देखो इस सवाल में यहाँ पर मिसप्रिंट है, मतलब ये n2 is greater than n1 होता, तो ये जो सवाल है ये सही होता। ठीक है, तो पहले तो आप इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम होगा तभी टी आर होगा। आप एक बात समझें कि जो लाइट है यहाँ से इंसिडेंट हो रही है ना, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है और कुछ उधर जा रही है, तो टी आर कब होगा सर, टी आर जब होगा जब ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, और ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा, तभी टी आर पॉसिबल होता है। रेयरर टू डेंसर के लिए तो कोई टी आर की हम बात करेंगे ही नहीं, दैट मीन्स n2 ज़्यादा होना चाहिए n1 से, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। अब देखो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, θ1 इज इक्वल टू θ3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ θ1, है ना, मतलब θ1 और θ3 इक्वल होंगे, बिल्कुल क्लियर है कि ये तो बहुत बेसिक सी बात है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि किसी भी वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये तो करेक्ट है, बट हमें कौन सा बताना है, नॉट ट्रू, ध्यान देने वाली बात ये। बी ऑप्शन बोल रहा है cos θ2 इज इमेजिनरी फॉर θ1 इज ग्रेटर देन θc। अगर आप ध्यान से समझें तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो जो cos θ2 है, जो इसका cos θ2 वाला जो कंपोनेंट है वो इमेजिनरी होगा, जो कि गलत है ना, मतलब सॉरी आपको करेक्ट करना है ट्रू, नॉट ट्रू, तो ये वाला तो ट्रू है, बट ये ऑप्शन में मतलब हमें सेलेक्ट नहीं करना है। बी ऑप्शन की बात करें, cos θ2 इज इक्वल टू 0 फॉर θ1 इज इक्वल टू θc। आप ध्यान से देखें cos θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब आप देखें कि अगर θc मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, मतलब θ1 इज इक्वल टू θc हो जाएगा, तो लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए cos 90, क्या cos 90 0 होता है, यस, तो आप ध्यान से देखें cos θ2 0 लिखा है, ना कि θ जो 0 लिखा है, तो ये वाली बात भी सही होगी, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। हम बात करें डी ऑप्शन की, cos θ3 इज इमेजनरी फॉर θ1 इज इक्वल टू θc। cos θ3 इज इमेजनरी, देखो हम बात करें cos θ3 इज इमेजनरी, तो कि ये वाली जो बात है ये ट्रू नहीं है,
क्योंकि θ1 इज इक्वल टू θc पर cos θ इमेजनरी नहीं होगा, तो नॉट ट्रू हमें सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा डी उसे अपन राइट टिक करेंगे। हालांकि एक बात गलत है बट हम इसे राइट टिक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल में बोला है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ कंटिन्यूसली इमिटिंग लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट 638 नैनोमीटर वेवलेंथ इज मॉड्यूलेटेड एट 1 गीगाहर्ट्ज। मतलब जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है वो 1 गीगाहर्ट्ज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ आपको गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और गीगा क्या होता है सर, 1 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। ये आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। आगे बोला है द मॉड्यूलेशन इज डन बाय मोमेंटरीली कटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज द फार्देस्ट डिस्टेंस अपार्ट टू detectors can be placed in the line of the laser light so that they can see the portions of the same pulses simultaneously। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करो कि आपको एक सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक सोर्स दिया हुआ है जो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली लाइट को इमिट कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो कि एक मॉड्यूलेशन कर रहे हो इसमें ना, मॉड्यूलेशन इज डन बाय मोमेंटरीली कटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज। मतलब जो ये फ्रिक्वेंसी निकल रही है 1 गीगाहर्ट्ज, इसको क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं एक ऑब्स्टेकल से इसको फटाफट से कट करते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर कट करके फिर छोड़ते हैं। तो क्या होगा, जो ये लाइट कंटिन्यूसली निकल रही थी, अब ये लाइट कैसे निकल रही होगी सर, ये लाइट निकल रही होगी किसकी फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में। और ये पल्सेस की फॉर्म में होगी तो ये पूछा है कि जो डिस्टेंस होगी, है ना, तो सो दैट पोर्शन ऑफ द सेम पल्सेस साइमल्टेनियसली कितनी डिस्टेंस पर होगी, दैट मीन्स हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो इससे क्या टी आ जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/f, तो टी इज इक्वल टू क्या 10⁻⁹ सेकेंड हो जाएगा। आप ध्यान से समझो, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 सेकेंड। और आपको क्वेश्चन में जो गिवन है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ सेकेंड, तो सिंपल यहाँ पर जो कंसेप्ट हमें यूज़ करना है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इंटू आपको जो टाइम हमने निकाल लिया वो 10⁻⁹ सेकेंड है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, या मैं बोल सकता हूँ 30 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको बोला है कंडक्टिंग रॉड with the register of resistance capital R is pulled with a constant speed V। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेल रोड प्रॉब्लम से, और यहाँ पर जो EMF लिखा जाता है, EMF E इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, BLV, ठीक है। EMF ये लिखा जाता है जैसे कि हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। मोशनल EMF जो हम लिखते हैं, आपको बोला है कि स्पीड को अगर डबल कर दें तो पावर जो फैक्टर होगा पावर, है ना, ये हीट डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस चेंज, है ना। तो हीट डिसिपेशन पर सेकेंड अगर अपन बात करें तो पावर की बात हो रही है, तो P इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है सर, P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है V²/R। दैट मीन्स जो P है वो यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल v के, क्योंकि जैसे आप P इज इक्वल टू V²/R लिखोगे तो पोटेंशियल जो लिखोगे BLV लिखोगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चाहूँ तो P इज इक्वल टू BLV का स्क्वायर/R। तो आप ध्यान से देखें तो P जो है वो स्पीड के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आपको बोल रहा है कि अगर इसको डबल कर दें तो फैक्टर कितना डबल होगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि आंसर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखो सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, टाइम आपको दिया हुआ है, मतलब यूनिट डायमेंशन का सवाल है। सिंपल आपको टी को जो है रिलेट करना है किससे, इससे, और आपको बताना है कि जो ए बी और सी की वैल्यू है वो क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमें डायमेंशंस पता होना चाहिए। जो सी है प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा सर, m1 L-1 T-2, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसकी पावर क्या लिख देंगे ए। दूसरा आपको दिए डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन होगा m1 L-3, इसकी पावर क्या लिख देंगे सर, बी लिख देंगे। और तीसरा आपको दिया है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, बेसिकली फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो बेसिकली सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 T-2, और इसकी पावर लिख देंगे c। सिंपली अब इधर का जो डायमेंशन है, अगर हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दूँ तो m0 L0 T1 ऐसे लिखा जा सकता है। और हमें क्या करना है, m को m के साथ कंपेयर करना होगा, L को L के साथ, T को T के साथ। तो सिंपल कंपैरिजन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और निकालने पर ही आता है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको बेसिकली ऑप्टिक्स का सवाल है। इसमें आपको बोला है कि 3 स्टेटमेंट दिए, और तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको कमेंट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है किसके बारे में, इमेज फॉर्म विद
कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस दिया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला रियल इमेजेस कैन बी सीन ओनली इफ द इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली याद आ रहा होगा कि हमेशा जो रियल इमेज के लिए बोला जाता है रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो बच्चा सोचता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बट ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। क्यों, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि रियल इमेज को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन ही हो। मतलब ये बात तय है कि रियल इमेज को अगर अपन ऑब्टेन करना चाहते हैं तो रियल इमेज बोलते हैं अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है तो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा जो रियल इमेज है स्क्रीन पर ही दिखाई देगी, बिना स्क्रीन के भी दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हुआ क्योंकि इसमें बोल रहा है ओनली इफ़, है ना, मैं भी लिखा होता तो करेक्ट होता। बी ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की, द रियल इमेज कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑन द विच ऑब्जेक्ट इज पोजिशन। ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये कॉन्केव लेंस है और इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इसकी इमेज है वो इधर से ही दिखेगी, उस साइड से इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इमेज तो दोनों साइड से दिखाई देती है। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हुआ। स्टेटमेंट 3, रियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस आर नॉट ओनली लेटरली बट ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड एज विद मिरर्स। जैसा कि सवाल बोल रहा है कि हम जब इमेज बनाते हैं, जैसे कि कॉन्वर्जिंग लेंस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज जो बन रही है सपोज कुछ ऐसी बन रही है, तो ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड। बट हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को जो है, सपोज ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रख दिया गया है, बोल रहा हूँ जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया गया, तो ये कह रहा है कि इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड इमेज जो लेंस है वो नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है, मिरर बनाता है, बट लेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑल 3 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिंक बॉल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल जो है -0.5 वोल्ट है, द बॉल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 290 मीटर। वेवलेंथ आपको गिवन है 290 मीटर। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड दिया 332 मीटर। द पोटेंशियल ऑफ बॉल आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी। मतलब बेसिकली ये सवाल आपको बोलना चाह रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई लाइट, अप्रोप्रिएट लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पर, तो क्या होता है कि उससे क्या हो रही है, लाइट जब इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग आउट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग आउट होंगे। अब ये बात समझ ले कि जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो गिवन है लैम्डा नॉट 332 मीटर, और आपको दी हुई है जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, मतलब ये लैम्डा इंसिडेंट है। ये लैम्डा इंसिडेंट कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 290। हमें एक बात क्लियर है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो उससे क्या होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए, किसकी, लैम्डा इंसिडेंट की। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है बाहर आए, मैं भी बाहर आ सकते हैं, हम ऐसा प्रोबेबली बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सवाल में आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो जिंक है ना, जिंक बॉल है, और इस जिंक बॉल का जो आपको दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। तो आपको एक रिलेशन याद आ रहा होगा, वो रिलेशन होता है के मैक्स इज इक्वल टू E-5। क्या होता है, E-5, ठीक है। तो के मैक्स बेसिकली हम लिख सकते हैं EVS इज इक्वल टू E-5। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करे, इन्फिनिटी पर पहुंच के वापस क्या करे, टर्न कर जाए, तो हम उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें EVS निकालना बेसिकली। तो E क्या होगा, E एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होगी, जो कितनी होगी 1240 अपॉन बेसिकली हमें जो डेटा गिवन है 290, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट आएगा 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन 5 इज इक्वल टू 1240। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वर्क फंक्शन के लिए दी है 332, यहाँ पुट कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने पर आता है 3.7 समथिंग, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आता है 0.57, ठीक है। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है सर, 0.54 समथिंग आती है ना, 5.4। तो EVS अपने पास आ गया 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E से E कैंसिल आउट हो गया, तो VS इज इक्वल टू आ गया 0.54 वोल्ट। तो ऑप्शन जो है सी वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सी ऑप्शन को राइट टिक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको बोला है सोर्स साइमल्टेनियसली इमिटिंग लाइट एट 2 वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्स यूज़ किए हैं, 2 सोर्स यूज़ किए हैं। इसकी वेवलेंथ λ1 ये λ2 मान लेता हूँ, और आपको बोला है कि जो इनकी इंटेंसिटी है वो क्या है, आई नोट, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी आई नोट है। देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एनी पॉइंट पर आपको क्या बना है, इंटेंसिटी कितनी ऑब्जर्व होगी। तो ध्यान से समझिए, YDSC में कुछ इस तरह का सवाल है, मतलब जो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये लाइट जो है ये बेसिकली यहाँ पर λ1 और λ2 दोनों वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है, और आपसे बात कर रहा है कि स्क्रीन पर जो आपको मिलेगा वो इंटेंसिटी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो मुझे एक बात पता है कि अगर सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मुझे स्क्रीन पर मिलती है आई मैक्स, वो कितनी मिलती है, 4I0, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि λ1 के लिए जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी स्क्रीन पर वो कितनी मिलेगी, 4I1। और इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि λ2 के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो भी कितनी होगी, 4I0 ही होगी। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों के लिए जो इंटेंसिटी I0 है तो मैक्सिमम दोनों के लिए भी सेम होगा, ऑब्वियसली बात है। अब मुझे ये बताना है कि I0 जो मिलेगा स्क्रीन पर, क्या I0 इज सिंपली सम ऑफ दिस 2 वेवलेंथ। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप क्या करें, दोनों वेवलेंथ की वजह से जो इंटेंसिटी मिल रही है उनको सिंपली ऐड अप कर लें। तो ये देखें ध्यान से, तो 4I0 प्लस 4I0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8I0, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे डी, वो यहाँ पर करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे। ओके, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए फिर से एक अच्छा सवाल एग्जाम में जो इस पेपर में मुझे लगा वो इस सवाल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस सवाल में, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो सवाल आपके लिए आसान होगा। आप ध्यान से देखिए, तो ऐसी सिचुएशन है कि जो सन है वो उससे लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही है, इस पर जा रही है। तो जो भी एंगल ये रहा होगा, क्या ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब सवाल में बेसिकली थोड़ा सा अपन समझते हैं कि जो ये कैमरा है, ये कैमरा लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और आपको ये बोला है कि सनराइज हो रहा है 6 AM और सन सेट हो रहा है वो 6 PM पर हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द समर देन द वर्ड टाइम इन आफ्टरनून विल द रिकॉर्ड इमेज हैव द लोवेस्ट इंटेंसिटी। इस वर्ड पे ध्यान देना, लोवेस्ट इंटेंसिटी। अब लोवेस्ट इंटेंसिटी कब होगी, जैसा कि आपको अगर वेव ऑप्टिक्स में जो ब्रिस्टर्स लॉ है, वो ब्रिस्टर्स लॉ अगर आपको पता है तो आप इस बात को समझ पाएंगे। क्या होता है ब्रिस्टर्स लॉ? ब्रिस्टर्स लॉ ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर एंगल पे जो लाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है ना। तो पोलराइज्ड लाइट जो होगी इस ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग वो होती है tan थीटा b इज इक्वल टू म्यू, मतलब थीटा b इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। मैं बोल सकता हूँ ये वो एंगल है जबकि लाइट जो है क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। और लोएस्ट इंटेंसिटी की बात कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइट कैसी होनी चाहिए, पोलराइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट होगी तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली की लोएस्ट होगी। तो एक ही ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब आप ध्यान से समझें, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम थोड़ा सा, इसको आप ध्यान से समझिए। जो सन है सपोज यहाँ से इस तरफ से निकालना स्टार्ट होता है और ऐसा ऐसा करते करते वो यहाँ पर वापस से आके सन सेट हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो टाइम आपको गिवन है, ये आपको टाइम गिवन है 6 AM, और ये वाला टाइम गिवन है, जो ये टाइम गिवन है 6 PM। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल से सवाल है। तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सन इस सिचुएशन पे होता है, तो उस सिचुएशन में जो एंगल होगा, क्या ये एंगल ब्रिस्टर एंगल होगा? बिल्कुल ब्रिस्टर एंगल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, लोवेस्ट। और लोवेस्ट इंटेंसिटी मुझे पता है कि ब्रिस्टर एंगल पे मिलेगी, क्योंकि ब्रिस्टर एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको उसी इंस्टेंट पर इंटेंसिटी आपको मिलेगी मिनिमम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये वाला टाइम कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ पर सन कितने टाइम पर यहाँ पर होगा, मतलब सवाल में आपसे जो टाइम पूछा है वो टी नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? टी। मतलब ये नहीं पूछा कि कितने टाइम बाद ऐसा होगा, आपसे पूछा है कि दिन में जो टाइम होगा वो टाइम कितना लग रहा होगा। दैट मीन्स वो अगर आप घड़ी के हिसाब से बताना चाहें कि कितनी बजे ऐसा होगा तो आपको ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 AM है, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा सर, यहाँ पर 12 PM हो रहा होगा। तो 12 PM के बाद सपोज मैं मान लेता हूँ कि थीटा एंगल, तो ये वाला टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन का फील है तो एक बात आपको पता होगी कि अगर ये थीटा है तो इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। और ये टाइम आपको निकालना है 12 PM के बाद। अगर टाइम निकाल लोगे तो 12 PM में ऐड करके फाइनल आंसर बता दोगे। तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
क्या लिख सकता हूँ सर, थीटा बी अपॉन ओमेगा। बस अब सवाल सॉल्व हो गया। मतलब हमें सिर्फ ब्रिस्टर एंगल कैलकुलेट करना है और ओमेगा कैलकुलेट करना है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और 12 PM के बाद उस टाइम को ऐड कर लेना है अपनी घड़ी के टाइम में। ठीक है, तो आइए करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम बात करें ब्रिस्टर एंगल की। जैसा कि देख पा रहे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का वो कितना दिया हुआ है 4.3। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा बी इज इक्वल टू ये म्यू, ये 4/3। दैट मीन्स थीटा बी में बोल सकता हूँ कितना होगा सर, ये होगा 53 डिग्री। क्यों नहीं सर, इसको डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, कर लेते हैं π/180। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ओमेगा। सर ओमेगा तो दिया ही नहीं है। अरे ओमेगा नहीं दिया तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो दिए। इन्फॉर्मेशन क्या दिए कि सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहा है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्या इस इन्फॉर्मेशन से आप ओमेगा नहीं निकाल सकते? सर ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है सर, पाई। कितना ट्रेवल कर रहा है, पाई। और इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है सर, टाइम भी मेरे पास है। तो ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली θ/t होता है। तो टाइम कितना है सर 12 आवर। 12 आवर को सर चेंज कर लूंगा मिनट्स में, तो हो जाएगा 12 इंटू 60। बस अब ये दोनों वैल्यूज जो मेरे पास आ गई है ओमेगा की और थीटा की, इसको पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। तो देखिए यहाँ ऊपर कर देता हूँ सॉल्व। तो t इज इक्वल टू आपके पास जो थीटा बी है, ब्रिस्टर्स एंगल आ गया आपके पास 53 इंटू ये हो गया π/180 अपॉन ये वाला जो एंगल आपको गिवन है, सॉरी ओमेगा जो अपन ने निकाल लिया वो भी पुट कर दे, तो π/12 इंटू 60। आप ध्यान से देखें तो इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 से 4 टाइम्स, पाई से पाई 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी। आपका टी आ जाएगा सर 212 मिनट्स। 212 मिनट्स को जब आप आर में चेंज करेंगे तो ये होगा 3 आवर 32 मिनट्स। कितना हो गए 3 आवर 32 मिनट्स। ठीक है, तो अभी भी आंसर नहीं आया। अभी हमें क्या करना है सर, हमें ये 12 PM के बाद बताना है। तो 12 PM के बाद 3 आवर 32 मिनट ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा क्या, वो 3:32 होगा, और वो भी कौन सा, दोपहर वाला, PM दिन वाला। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर टाइम होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, अच्छा सवाल था, अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक लूप को आप क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ v स्पीड से वेयरिंग करा रहे हैं, मतलब उसको इधर की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, आपको सवाल में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट बात जो है, द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसको नोट कर लेना। दैट मीन्स जो आपको लूप दिया हुआ है क्या है, सुपर कंडक्टर। क्या है, सुपर कंडक्टर। प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा लूप बनाना पॉसिबल नहीं है जो सुपर कंडक्टर हो, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, तो अब सवाल में आपसे क्या पूछा है कि for t is greater than equal to the current in the loop is I and the distance of left arm is origin is x, देन आई वर्सेस एक्स ग्राफ आपको बनाना है। और ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिए हुए हैं, आई और एक्स के बीच में ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में कमेंट करने के लिए अपन को पहले सवाल को समझना पड़ेगा, फिर अपन ग्राफ पर आएंगे। तो अगर अपन इस ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग से, सॉरी इस सवाल को अंडरस्टैंडिंग से करना चाहें तो एक बात समझिए कि जब आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रही होगी, जो क्रॉसिंग एरिया होगा उससे कम पास हो रही होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि एरिया भी क्या होगा, कम होगा। बट मुझे पता है कि सुपर कंडक्टर है, क्या है सुपर कंडक्टर, वो क्या चाहेगा कि जो इससे फ्लक्स पास हो रहा है फाई, या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो सुपर कंडक्टर इसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सिंपली मैं इस कॉन्सेप्ट से ये बता सकता हूँ कि जो ग्राफ होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, जो कि जिसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बाकी ऑप्शंस अगर अपन देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। और आप दूसरा लॉजिक से चाहें कि सर हमें तो वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप सर्किट से लिख के यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखो इस सवाल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मैग्नेटिक free charges exist. In this world, a circuit is made with a U-shaped wire and rod free to slide on it. Basically सवाल आपको कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक U-shape का एक वायर फ्रेम है और उसके ऊपर आप क्या रख रहे हैं, एक रोड रख रहे हैं, और ये रोड क्या करें, इसके ऊपर किसी स्पीड से मूव करें। ठीक है, अब आपको सवाल में बोला है कि द मैग्नेटिक EMF इन द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग करंट राइजिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। बेसिकली आपको यहाँ पे जो कमेंट करना है वो इसके बारे में कमेंट करना है कि
जो मैग्नेटिक ईएमएफ होगा, ये मैग्नेटिक ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक ईएमएफ के बारे में आप कमेंट करेंगे, उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप किसी रोड को जब मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रोल होता है, तो वो जो डायरेक्शन है वो अपन बता सकते हैं, पर पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, तो वहाँ से, और दूसरा हमें पता होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके हम मैग्नेटिक ईएमएफ है उसको लिख सकते हैं म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी, और फाई को जो है हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई और एल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो डी एक्स बाई डी टी बेसिकली क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी v, तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ई एल वी ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन अगर पता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ई एल वी अपॉन सी स्क्वायर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये काउंटर क्लॉकवाइज डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन को हम राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखो इसमें बोला है द बॉक्स इन द सर्किट बिलो हैज़ टू इनपुट्स मार्क्स वी पॉजिटिव एंड वी नेगेटिव एंड सिंगल आउटपुट मार्क्स वी नोट, द आउटपुट ओबेस, मतलब जो आउटपुट है वो बेसिकली आपको ये दिया हुआ है कि वी नोट की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट है, जबकि वी पॉजिटिव ग्रेटर देन है वी नेगेटिव से, और वी नोट की वैल्यू -10 वोल्ट है, जबकि वी पॉजिटिव इज लेस देन है माइनस ऑफ वी नोट से। बेसिकली देखें ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है, इस सर्किट को इस सर्किट के लिए हमें जो डाटा गिवन है इसको यूज़ करके हमें ये बताना है कि जो ग्राफ है वो कौन सा सही होगा, किसके बीच में, आउटपुट ऑफ दिस सर्किट अलोंग द टाइम, मतलब v और t के बीच में, मतलब v नोट और t के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आप देख पा रहे हो ग्राफ कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, है ना, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि सपोज हमें सवाल में इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है कि जब v नोट की वैल्यू v -10 वोल्ट है, कितनी है, -10 वोल्ट, में आपको दिखा देता हूँ वापस से वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी नोट की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, सॉरी, जबकि वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू कब है, जब वी पॉजिटिव की वैल्यू वी नेगेटिव से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में वी नोट की वैल्यू कितनी है, -10 वोल्ट है, वी नोट की वैल्यू कितनी है -10 वोल्ट है, जबकि वी पॉजिटिव की वैल्यू लेस देन है वी नेगेटिव से। दैट मीन्स एक बात तो ये बात क्लियर हो रही है कि जो ग्राफ है वो +10 से -10 के बीच में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए तो ये वाला ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात बी और डी ऑप्शन पे अपन कमेंट करें तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस ग्राफ है ना, तो कंटिन्यूस ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी, तो कंटिन्यूस ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए है जो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है इस तरह से, ठीक, और यहाँ पर भी डॉटेड लाइन है। तो आपको जो वैल्यूज़ मिल रही है, ग्राफ जो है बेसिकली अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। बट फिर भी अपन चाहे दूसरे लॉजिक से सवाल को सॉल्व करना, तो जो सर्किट हमें सवाल में दिया हुआ है, इस सर्किट से अगर इस सवाल को सॉल्व करूँ तो इस सर्किट से सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये है, ठीक है। तो वो आप मेथड वो भी देख लें कि एज फ्रॉम सर्किट हम ये लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तब भी हम कमेंट कर पाएंगे कि ऑप्शन ए है वो भी करेक्ट है। ये दूसरा मेथड है जो मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए आप देख के समझ में आ रहा है फ्लूइड का सवाल है, आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है ना। तो इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला है कि नोजल ऑन टॉप, मतलब ये हाइट कितनी पर रखी, 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर वाटर गिर रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि रेंज मुझे गिवन है, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है R = U√2h/g होता है। अगर सिंपल मैं ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करूँ तो ये लिख सकता हूँ, R मुझे गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है सर, 2 गिवन है, और U मैं निकालना चाह रहा हूँ √2h/g, हाइट जो दी है 1 दी है और ये g 10, तो यहाँ से U कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहले इन्फॉर्मेशन जो मैंने सवाल को देख के निकाल ली कि जो रेंज हमें गिवन थी इन्फॉर्मेशन, उससे हमने ये निकाली कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिस्टन लग रहा है ना। अब इस पिस्टन के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं किसी फोर्स F लगाकर। इस पिस्टन
का जो एरिया ए मान लेता हूँ और यहाँ का एरिया स्मॉल ए मान लेता हूँ। साथ ही साथ सवाल में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए है। तो इसकी जो स्पीड होगी, अगर वो कैपिटल वी लिख रहा हूँ तो उसको ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूँ, 0। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल ए इज ग्रेटर देन ए होता है। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, उससे हम लिख सकते हैं कि जो v1 जो वेलोसिटी है वो कितनी आती है, 0। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी को हम ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर मैं जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे, आप ध्यान से समझिए, तो फोर्स कैलकुलेट करना है। देख, जैसे कि आपको यूनिट से भी देख के समझ आ रहा है कि फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी बर्नौलीज इक्वेशन। तो इस पॉइंट पर इसको एक पॉइंट मान लेता हूँ फर्स्ट, और दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ इसको सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट्स पर मेरे को क्या लगानी, बर्नौलीज इक्वेशन लगानी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट पर जो बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा, देखिए बर्नौलीज इक्वेशन अगर फर्स्ट पॉइंट पर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स होगा P0 प्लस जो फोर्स में लगा रहा हूँ उसकी वजह से प्रेशर होगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ हाफ लिखना था, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। कितना हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड कितनी मान ली, 0 मान ली। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये होगा, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, ये होगा P0 प्लस, अब यहाँ पे दूसरा जो प्रेशर मैंने F/A लिखा वो तो होगा नहीं से, ये होगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, वी अपन ने कैलकुलेट कर लिया 2√5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू डाल के, तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो कितनी जाती है, 10 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए स्क्रीन पोस्ट करके। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल में आपको क्या बोला है, अ सर्कुलर वायर in figure below encircles solenoids in which the magnetic flux is increased at constant rate out of the plane of the page। मतलब जो आपको बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। क्लॉकवाइज ईएमएफ अराउंड द सर्कुलर लूप इज ई नोट, है ना। बाय डेफिनेशन वोल्टमीटर मेजर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिवन VB माइनस VA इज दिस, वी एज्यूम दैट द A एंड B इन्फिनिटली। मतलब इस सवाल में जो इन्फॉर्मेशन की है, बेसिकली हमें कमेंट जो करना है वो करना है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए क्या कमेंट करना है कि जो EMF होगा या फिर जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली VB माइनस VA क्या होगा। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 आप ध्यान से देखिए। तो अगर इसको मैं यहाँ पर देख पाऊँ तो आप ध्यान से समझेंगे, जो पाथ 1 है वो कुछ ऐसा है, और इस क्लोज पाथ के लिए जो EMF होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो पहली बात तो जैसे ही आपने पार्ट 2 देखा तो एक ही ऑप्शन में आपको 0 दिखाई देगा, तो बी ऑप्शन तो आपने वैसे ही टिक कर दिया। और दूसरी बात, इस वाले पाथ की अगर अपन बात करें, ये वाला जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पाथ जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में बात करूँ, इस पर्टिकुलर एरिया में बात करूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी मैं EMF जो टोटल EMF क्या बोल सकता हूँ, 0 बोल सकता हूँ। तो इस वाले लूप के लिए सपोज मैं उसको x बोल रहा हूँ, इस वाले लूप के लिए सपोज उसको y बोल रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दूसरी वैल्यू भी EMF की यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन भी यहाँ पर 0, मतलब 0 देखते मैंने बी ऑप्शन को राइट टिक कर दिया। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें क्या बोला है, बीम ऑफ न्यूट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आपको दिया हुआ इसका जो डेल्टा आर है वो दिया हुआ है 0.01 मीटर। द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज 54 मीटर पर सेकेंड। द मास एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है, किसकी, न्यूट्रॉन की। तो जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की बात होगी न्यूट्रॉन की, तो आपके माइंड में एक बात आएगी, सर न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। तो कोई बात नहीं है, ऐसे सवाल आपको मॉडर्न फिजिक्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये तो मुझे पता है कि ऐसा न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, बट सवाल में उसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, अब सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हम उसको चार्ज मान नहीं है, उसका क्यों चार्ज कुछ मान के इसको सॉल्व कर लें, तो दी के कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको यूज़ कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो हमें पता ही होता है। और साथ से आपसे पूछा द एवरेज वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर डेल्टा आर इज अप्रोक्सीमेटली, बेसिकली आपसे ये पूछा है। ठीक है, आइए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सवाल में क्लियरली बोला हुआ है कि एक न्यूट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो 54 मीटर पर सेकंड दी है। तो यहाँ पे μ/L जो है वो Q/2m के इक्वल होना चाहिए, रिलेशन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से Q जो है, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर अपन चार्ज कैलकुलेट करना होता है, तो वो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है μ/L इज इक्वल टू Q/2m, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पर बेसिकली Q जो है
ये हमने निकाल लिया। तो ये बेसिकली Q जो आया ये किस पे आ गया, ये जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज हमें पता लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल वही जो अपन करते थे, R इज इक्वल टू mv/qb, ये रिलेशन कैसे आता है सर, वैसे ही mv² इज इक्वल टू वही जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है QB, इससे कनेक्ट करके ये R इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाता है mv/qb, और फिर यहाँ से R को हम क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो उधर B के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dB, जो हमसे एवरेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मतलब यहाँ और यहाँ में जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होगा dB इस रीजन में 0.01 मीटर जो दिया है उस रीजन में, मतलब dr की वैल्यू आप कितना पुट कर देंगे 0.01 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो वो पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आता है 5.04 टेस्ला, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखो इस सवाल में इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, स्टूडेंट इज जॉगिंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द पाथ इज कैप्ड पाइप with a opening 8 meter from the road. See figure. Diameter of the pipe is 0.45 meter. At the other end of the pipe is a speaker emitting sound 1280 hertz towards the opening of the pipes. As the student passes in front of the pipe, she hears the speaker sound for 1 second is इन द रेंज, मतलब आपको टाइम बताना है कि वो कितने टाइम तक साउंड सुनेगा। मतलब इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा ऐसा बना दूं तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा कि जो ये यहाँ से साउंड निकल रहा है वो साउंड कुछ इस तरह से निकल रहा है, और यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वर है जो इस पाथ पर चल रहा है कितनी स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझिए तो ये जो सवाल है बेसिकली वे ऑप्टिक्स से रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर, क्योंकि जो ये ओपनिंग होगी यहाँ पर अगर इसका डायमीटर a है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कैपिटल D है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमा की जो बात करें उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है 1.22 λ/a इंटू डी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमम पर बनने वाली जो फ्रिंज जो है उसकी विड्थ आ जाएगी, और ये विड्थ आ गई और स्पीड तो हमारे पास है ही सही, तो हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। और टाइम बताना है किस रेंज में, 6 to 12 में है, 12 to 18 में है, 3 to 6 में, या 18 to 22 में। तो जो टाइम आ जाएगा उससे हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमा वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर निकाल लिया, फ्रिंज विड्थ निकाली, सेंट्रल मैक्सिमा की। सिंपल टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसके साथ आपको क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा 7.23 सेकेंड, जो कि किस रेंज में बिलोंग करता है, 6 to 12 सेकेंड वाली रेंज में बिलोंग करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन को आप राइट टिक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल में आपको बोला है सोलर सेल इज फैब्रिकेटेड फॉर एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन टू EMF यूजिंग ए, मतलब जो सवाल है आप स्क्रीन पोस्ट करके एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल बहुत थ्योरेटिकल सवाल है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद है तो ये आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए कि सोलर सेल के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो क्या होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप फॉर सोलर सेल कितना होता है भैया, याद रख लो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये याद है तो ये आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ए और बी, ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें ऐसा है, तो सी और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। बात करें दूसरी कोटिंग की, बात की है किसकी, कोटिंग। तो एक बात ध्यान रखें कि सोलर सेल की जो कोटिंग होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ उसके एनर्जी बैंड गैप की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है कोटिंग का। तो कोटिंग का एनर्जी बैंड गैप सिर्फ एक ही ऑप्शन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा। डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल है, आपको डेटा याद होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अपन राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको बोला है द कांगरी इज एन earthen pot used to stay warm in Kashmir during the winter months, मतलब एक टर्म यूज की गई कांगरी, और ये स्फेरिकल शेप की, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका जो मास है वो 300 ग्राम मिक्सचर इसमें कोल का, वुड एंड लीव्स ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 30 kg पर किलोग्राम, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू दी हुई 30 kg पर ग्राम है, मतलब क्यू जो आपको गिवन है वो गिवन है 30 किलो जूल, मतलब 10 की पावर 3 जूल पर ग्राम, ये आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है। और 60 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर एंड 0 डिग्री दर इज, बेसिकली इसमें एक चीज़ और आपको बोली कि एफिशिएंसी जो है 10% है, 10% है, मतलब इसका 10% ही काम आपका है, तो इसका 10% निकाल लो, तो क्यू जो यूजफुल है ना, क्यू यूजफुल हो जाएगा 10/100 इंटू
30 इंटू 10⁻³ जूल जो भी एनर्जी ये होगी, ठीक है। अब सवाल में ये बोल रहा है कि हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम तक वो हीट करेगी, और जो आपको इसका टेम्परेचर 60 दिया, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सब तरफ बिल्कुल बाहर क्या है, बिल्कुल ठंडा है, चिल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पूछा है टाइम कितना वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये स्टीफन बोल्ट्जमान कौन से लॉ से रिलेटेड के सवाल है। तो अगर मैं पर ग्राम अगर कैलकुलेट कर लूँ कि पर ग्राम कितनी हीट लॉस हो रही है, ठीक है, तो उससे अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन पावर की बात करें तो यहाँ पे जो पावर लिखी जाती है P इज इक्वल टू E/A सिग्मा T⁻⁴ माइनस T सराउंडिंग की पावर 4, ठीक है। ये यहाँ पर रिलेशन हमारे पास होता है। जैसा कि मैं बोल रहा है आइडियल ब्लैक बॉडी कंसिडर करने के लिए बोल रहा है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। और ये जो हम यूज़ करेंगे, ये किसके लिए यूज़ करेंगे, ये x ग्राम के लिए यूज़ करेंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x ग्राम अगर हम जो कांगरी है उसको बर्न कर रहे हैं तो जो उससे हीट निकल रही है, तो x इंटू क्यू जो हमने निकाला इज इक्वल टू E/A सिग्मा तो 1 लिख ही दिया, T⁻⁴ माइनस T⁻⁴ जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, x निकल जाएगा। तो हमें ये बताना है कि 30 ग्राम कितने टाइम तक यूज़ होगा। तो पर सेकंड हम ये निकाल लेंगे, तो 30 ग्राम कितने टाइम तक यूज़ होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बेसिकली जो टाइम मेरे को निकालना है वो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बेसिकली वो हो जाएगा XT इज इक्वल टू 300 ग्राम, ठीक है। तो T इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा सर हमारे पास 300/x। तो ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि हम समझ पाए सवाल से कि जो हमें टाइम निकालना था वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। ये था KVPY का सेकेंड पेपर जिसका अपन ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।